नमस्कार। आज के लेक्चर का विषय है ट्रांसफर मशीन्स। ट्रांसफर मशीन का सामान्य वर्णन। ट्रांसफर मशीन ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें वर्क पीस को एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ट्रांसफर किया जाता है या उसको इंडेक्सिंग किया जाता है जिससे कि उस पर अलग-अलग ऑपरेशंस किए जा सकें। यह मटेरियल प्रोसेसिंग और मटेरियल हैंडलिंग मशीन की कॉम्बिनेशन वाली मशीन कहा जा सकता है। इसमें अलग-अलग मशीन टूल मैकेनिकली, इलेक्ट्रिकली या हाइड्रोलिकली लिंक रहते हैं। ट्रांसफर वर्क पार्ट का यानी जो जॉब होता है उसका ट्रांसफर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऑटोमेटिकली होता है और अलग-अलग वर्क स्टेशन पर उसको असाइन किया गया फंक्शन भी स्वचालित रूप से होता है। रॉ वर्क पार्ट एक सिरे पर एंटर होता है और उस पे विभिन्न ऑपरेशन होते हुए एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक आगे बढ़ते रहते हैं और दूसरे सिरे पर उससे फिनिश प्रोडक्ट निकलता है। सामान्य तौर पर इस मशीन को रन करने के लिए दो ऑपरेटर्स की आवश्यकता होती है। एक ऑपरेटर उसे जॉब को लोड करता है और दूसरा ऑपरेटर वर्क को अनलोड करता है। उसको जो प्रोसेस्ड पीस है उनको कन्वेयर पर भेजता है जिससे कि वो उसकी आगे की प्रोसेसिंग हो सके। प्रत्येक वर्क स्टेशन एक सिंपल वर्क हेड है और उसकी इंडिविजुअल मोटर होती है और उसके अंदर गाइड वेज बने होते हैं जिससे कि वो उसमें ट्रिप डॉग्स की सहायता से उसका मोशन कंट्रोल किया जा सकता है और वो अपना फंक्शन करता है। बीच में बफर स्टोरेज जोन भी बनाया जा सकता है फ्लो लाइन के बीच में, और ये भी संभव होता है कि कहीं पर लाइन के बीच में ऑटोमेटिकली इंटरमीडिएट चेकिंग के लिए इंस्पेक्शन स्टेशन बनाए जाएं जिससे कि क्वालिटी ऑफ वर्क बीच बीच में चेक की जा सके। मैनुअल स्टेशन भी बीच के अंदर फ्लो लाइन के बीच में कुछ संक्रियाओं के लिए इस्टेब्लिश कर सकते हैं या उन संक्रियाओं को जिनको कि ऑटोमेटिक करना या इकोनॉमिकल होता है तो बीच में मैनुअल स्टेशन भी ट्रांसफर मशीन्स के लाइन के बीच में बनाए जा सकते हैं। ट्रांसफर मशीन तभी इकोनॉमिकल होती है जबकि हमें उस कंटिन्यूअस प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है और उसकी डिमांड भी कंटिन्यूअस हो। इसलिए कोई भी ट्रांसफर मशीन सेटअप करने से पहले उसकी डिमांड के बारे में श्योर हो जाना चाहिए, सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि डिमांड लगातार बनी हुई रहे। प्रत्येक स्टेशन पर उस कंपोनेंट को प्रोसेसिंग के लिए लगने वाला समय लगभग बैलेंस किया जाता है जिससे कि आइडल टाइम की वैल्यू रिड्यूस की जा सके। किसी वर्क पीस के साइकिल टाइम किसी एक स्टेशन पर लगने वाले सबसे लंबे समय के बराबर माना जा सकता है। इसके अंदर ट्रांसफर मशीन की डिजाइन में स्पेशलाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन और इंटरचेंजेबिलिटी के प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखा जाता है। ट्रांसफर मशीन्स के क्या उद्देश्य हैं? ट्रांसफर मशीन्स के द्वारा हम लेबर कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं, प्रोडक्शन रेट बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती है, वर्क प्रोसेस के अंदर होता है वो रिड्यूस हो जाता है, एक ऑपरेशन से दूसरे ऑपरेशन के लिए जो डिस्टेंस मूव करता है वर्क द्वारा वो कम हो जाती है,
ऑपरेशंस का स्पेशलाइजेशन हो जाता है और सारे ऑपरेशन एक इंटीग्रिटी के रूप में काम करते हैं। ट्रांसफर मशीन में वर्क हैंडलिंग। ट्रांसफर मशीन में वर्क हैंडलिंग दो प्रकार से की जा सकती है। वर्क पीस को किसी एक फिक्सर में बांध दिया जाए और वह फिक्सर एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक मूव करे। फिक्सर को गाइड वेज के अंदर मूव किया जा सकता है या किसी रोलर कन्वेयर पर फ्रीली मूव किया जा सकता है। दूसरे मेथड के अंदर वर्क पीस को प्रत्येक स्टेशन पे अलग फिक्सर में बांधा जाता है और इसके लिए उसको उस स्टेशन पर किसी ऑपरेशन करने से पहले उसे वर्क पीस में प्रॉपर लोकेशन में बांधा जाता है। ट्रांसफर मशीन के अरेंजमेंट। ट्रांसफर मशीन के अरेंजमेंट सामान्य तौर पर 3 प्रकार के होते हैं। इनलाइन ट्रांसफर मशीन, रोटरी इंडेक्सिंग टेबल ट्रांसफर मशीन, ड्रम टाइप ट्रांसफर मशीन्स। सर्वप्रथम इनलाइन ट्रांसफर मशीन। इनलाइन कॉन्फ़िगरेशन में वर्क स्टेशंस सामान्य तौर पर स्ट्रेट लाइन में अरेंज रहते हैं। इस अरेंजमेंट में बहुत सारे स्टेशंस सामान्य तौर पर 1 मीटर की दूरी पर दोनों साइड के अंदर अरेंज रहते हैं और कंपोनेंट इनके बीच में गाइड रेल की सहायता से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाता है। अगर स्पेस नहीं है, इनलाइन मशीन के लिए ज़्यादा स्पेस नहीं हो या स्पेस की कोई लिमिटेशन है या स्पेस दूसरी तरह का है, वर्गाकार आकृति का है, आयताकार आकृति का है, उस स्थिति के अंदर ट्रांसफर मशीन को एल शेप, स्क्वायर शेप या रेक्टेंगुलर पैटर्न में भी लगाया जा सकता है। वर्क को एल शेप, स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में होने पर 90 डिग्री पे टर्न किया जा सकता है। ये इस वजह से हो सकता है कि फैक्ट्री के लेआउट में कोई लिमिटेशन हो या कोई और कारण भी हो सकता है, परंतु रेक्टेंगुलर, एल शेप और स्क्वायर पैटर्न भी इनलाइन ट्रांसफर मशीन्स में की कैटेगरी में ही आते हैं। जो कन्वेयर कंपोनेंट्स की ट्रांसफर के लिए काम में लिया जाता है वो ट्रांसफर मशीन के ऊपर, नीचे अथवा उसके चारों ओर चल सकता है। वर्क को मैनुअली अथवा ऑटोमेटिकली लोड किया जा सकता है और इसे एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पे एक समान निश्चित दूरी पर मूव किया जाता है। इसमें यह डोवेल्स की सहायता से इसको लोकेट करके और दूसरे स्टेशन पे क्लैंप कर दिया जाता है। यह चित्र में इनलाइन ट्रांसफर मशीन दिखाई गई है जिसमें एक तरफ अनलोडिंग एंड है और दूसरी तरफ लोडिंग एंड होता है और ये अलग अलग से आकृति के मशीन हेड्स हैं दोनों ओर लगे हुए। ये सेंट्रल बेड होता है। इन मशीनों की अन्य जानकारी के लिए हम अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हम इनके जनरल अरेंजमेंट के बारे में ही अध्ययन करेंगे। वर्क को किसी भी हेड पर किसी भी पोजीशन के अंदर रखा जा सकता है और इसके लिए टर्न टेबल्स या दूसरी डिवाइस काम में ले सकते हैं। प्रत्येक स्टेशन पे मशीनिंग ऑपरेशन, डिजायर्ड मशीनिंग ऑपरेशन किया जाता है और जो चिप प्रोड्यूस होती हैं उन्हें अंडर नीचे की ओर चल रहे कन्वेयर से दूर ले जाया जाता है जिससे कि वो
डॉग, डोवेल या अन्य वर्किंग पार्ट को में हिंड्रेंस उत्पन्न नहीं करें। ट्रांसफर मशीन की कार्यप्रणाली के लिए कूलेंट बड़ी मात्रा में आवश्यक होता है और अगर कोई कंपोनेंट जैम हो जाता है तो ऑटोमेटिक सेफ्टी डिवाइस ऑपरेट हो जाती है और पूरी मशीन रुक जाती है। इस तरह का अरेंजमेंट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत पॉपुलर है। जैसे कार की असेंबली करनी हो तो उसके अलग अलग स्टेशन पे अलग अलग पुर्जे असेंबल करके और फिनिश्ड प्रोडक्ट एंड पे निकल सकता है। एक टिपिकल अरेंजमेंट दिखाया गया है इनलाइन ट्रांसफर मशीन का, जिसके अंदर यहाँ से जो स्टार्ट होता है, यहाँ ऑपरेटर बैठता है और फिर ये पैलेटाइज ट्रांसफर लाइन स्टेशन है और यहाँ से घूम के वापस पैलेट रिटर्न सेक्शन हो गया और यहाँ पे पैलेट को साफ करने की जगह होगी और इसके बाद फिनिश प्रोडक्ट यहाँ पे एंड पे आउट हो सकता है। बीच में बफर स्टोरेज दिखाया गया है और आवश्यकता होने पर फ्री ट्रांसफर लाइन अलग से रखी गई है। इनलाइन ट्रांसफर मशीन के अलग अलग तरह के कॉन्फ़िगरेशन दिखाए गए हैं। स्ट्रेट लाइन के अलावा एल शेप का कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, जहाँ पे कि यहाँ पे कंपोनेंट इन हुआ और इधर बाहर निकला, या यू शेप का हो सकता है अथवा रेक्टेंगुलर शेप के अंदर, जहाँ पे कि स्टार्ट पार्ट यहाँ पे आया और यहाँ पे आउट हो गया और फिर घूम के वर्क कैरियर्स को साफ दूसरे एंड पे करके और उन्हें पुनः स्टार्ट एंड पे पहुंचा दिया जाता है। तो इस तरह का रेक्टेंगुलर शेप का भी इनलाइन कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है। दूसरे प्रकार की ट्रांसफर मशीन है रोटरी इंडेक्सिंग टेबल प्रकार की, जिसमें वर्क जो है एक सर्कुलर लाइन में ट्रांसफर होता है और इससे फ्लोर स्पेस का बचत होती है और एक कम्पैक्ट अरेंजमेंट प्राप्त होता है। इस अरेंजमेंट में हम 4 से 16 वर्क स्टेशन काम में ले सकते हैं, ये जो कि कंपोनेंट की साइज के ऊपर डिपेंड करता है। अगर छोटे कंपोनेंट है तो ज़्यादा वर्क स्टेशन हो सकते हैं, क्योंकि टेबल के अंदर रिजिडिटी और होनी चाहिए। अदरवाइज अगर टेबल में हल्का सा भी बैंड आया तो कंपोनेंट की एक्यूरेसी प्रभावित होगी और इसलिए टेबल की साइज की लिमिटेशन होती है और उसको नीचे से रिब्स के द्वारा मजबूत बनाया जाता है। मशीन हेड्स को टेबल के चारों तरफ इक्वल इंटरवल्स पर अरेंज किया जाता है। मशीन हेड्स सामान्य तौर पे स्टेशनरी होते हैं और वो टेबल की पेरीफेरी के चारों तरफ लोकेटेड होते हैं। पार्ट जो है, जैसा अपन चित्र में देख रहे हैं कि ये लोडिंग स्टेशन है और फिर मशीन इस डायरेक्शन में रोटेट करती है। यह अलग अलग मशीन हेड हैं, जो कि 6 मशीन हेड इसमें दिखाए गए हैं। एक लोडिंग स्टेशन है, दूसरा अनलोडिंग स्टेशन है और 4 मशीन हेड पे काम किया जा सकता है, डिफरेंट संक्रियाएं की जा सकती हैं। पार्ट जो है रोटेटिंग टेबल पे प्रत्येक स्टेशन पे अलग अलग प्रोसेस अथवा असेंबली ऑपरेशन होता है। रोटरी टेबल के अंदर इंडेक्सिंग हम तेजी से कर सकते हैं। हम इंडेक्सिंग मैकेनिज्म के बारे में अगले लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इस तरह का अरेंजमेंट ऑटोमेटिक असेंबली के लिए सूटेबल है। चित्र में एक 6 स्टेशन रोटरी कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है।
तीसरे प्रकार की मशीन, जो कि रोटरी इंडेक्सिंग मशीन का ही दूसरा रूप है। अगर हम रोटरी इंडेक्सिंग मशीन की जो एक्सिस वर्टिकल होती है उसको हॉरिजॉन्टल कर दें तो ये ड्रम टाइप ट्रांसफर मशीन बन जाएगी, जिसमें एक ड्रम को दो ट्रूनियन के ऊपर रखा जाता है। इसके अंदर वर्क स्टेशन जो है इसके सर्कुलर पाथ के ऊपर रेडियली रहते हैं। ये लोडिंग एंड अनलोडिंग स्टेशन हो गया, और ये 2 या 3 मशीन हेड हो सकते हैं। नीचे की तरफ सामान्य तौर पे एक्सेस मुश्किल होती है, तो हम 2 वर्क हेड पर भी काम करते हैं सर। इसके अंदर चूंकि घूमने पर वर्क यहाँ पर उल्टा भी हैंग करेगा, इसलिए क्लैंपिंग अरेंजमेंट बहुत इफिशिएंट होना आवश्यक होता है। सर्कुलर इंडेक्सिंग अरेंजमेंट की तरह से ही ये भी ज़्यादा बड़ी साइज की नहीं हो सकती। तो आज हमने 3 तरह की ट्रांसफर मशीन्स के बारे में सामान्य जानकारी और उनकी अरेंजमेंट के बारे में पढ़ा। इनके बारे में इनके ट्रांसफर मैकेनिज्म और ट्रांसफर मशीन्स के लाभ अलाभ के बारे में हम अगले लेक्चर में जानकारी लेंगे। धन्यवाद।